हाय गाइस, वेलकम टू मेडिकोनर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ये मोस्टली हमको क्लिनिकली देखने को मिलता है, और जो भी इसका कॉजेज़ क्या हो सकता है और डायग्नोसिस कैसे करेगा और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है और ट्रीटमेंट का क्या करना पड़ता है, वो सब हम इस वीडियो में देखते हैं। पहले हम देखते हैं टाइप्स क्या है। इसका दो टाइप्स होता है, एक है एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पहले देखता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन है, जो भी हमको क्लिनिक में 90% ऑफ पेशेंट्स में देखने को मिलता है, वो है एसेंशियल हाइपरटेंशन। पहले है इसका कॉज में इसका वेल डिफाइंड नहीं है अभी तक, पर्टिकुलर कॉज को ये बता नहीं पाए, पर जो कॉजेज़ हम रिस्क फैक्टर्स जैसे भी बोल सकता है, पर जो कॉजेज़ हम अभी तक देख सकें वो डिस्कस करता है। पहला है एल्डरली और ओल्ड एज पर्सन। एज के हिसाब से जब भी पेशेंट का एज बढ़ता है और एल्डर उसके हिसाब से हमको ये एसेंशियल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये कैसे होता है, पहले देखा तो नॉर्मल ब्लड वेसल जो होता है, एक तो होता है थिक वॉल्ड वेसल। ये जो वेसल के वॉल होता है ना, वो वेसल की वॉल नॉर्मली ऐसा इतना होता है, पर वॉल थिकनेस बढ़ गया तो जो स्पेस है वो कम हो जाएगा और थिकनेस बढ़ता जाएगा। इसलिए जो थिकनेस ऑफ द वॉल बढ़ गया तो क्या होता है, सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस बढ़ गया तो उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और दूसरा चीज़ ये भी होता है, जब भी ओल्ड एज में ना ज़्यादा वैसो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है। ये वैसो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने की वजह से फिर से स्पेयर बढ़ जाता है, जैसे कि वेस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। और इसका एज से और दो कॉजेज़ क्या हो सकता है, स्मोकिंग और डायबिटीज़। और ये वॉल थिकनेस का मेन कॉजेस है एज, स्मोकिंग और डायबिटीज़, जो ये वॉल थिक होने के कारण। और ये वेजो कंस्ट्रक्शन, ये वेजल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, उसका कॉज क्या हो सकता है, पहले है स्ट्रेस और दूसरा है ओबेसिटी। ओबेसिटी में ये होता है कि वो साइटोकाइनेंस को ज़्यादा रिलीज़ करता है। वो जो साइटोकाइनेंस जो रिलीज़ होता है ना, वो वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। इन दो कॉजेज़ की वजह से कंस्ट्रक्शन और ये कॉजेज़ की वजह से हमको वॉल थिकनेस बढ़ जाएगा, और इन दोनों का लास्ट फाइनल क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट कॉज, वो है हाई सोडियम डाइट और एनी अदर किडनी प्रॉब्लम। इन दोनों चीज़ में क्या होता है कि हाई सोडियम डाइट, ये सोडियम आगे जाके कहाँ होता है, किडनी में ही वो होता है ना, वो हाई सोडियम को रिमूव करना और वाटर रिटेंशन, जितना सोडियम चाहिए, एब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्प्शन, ये सब काम कहाँ होता है, किडनी। और दूसरा होता है एनी किडनी प्रॉब्लम, जो भी किडनी में प्रॉब्लम। इन दोनों चीज़ में क्या होता है, किडनी कांट रिमूव ऑल द सोडियम इन द ब्लड। एक तो सोडियम की डाइट ज़्यादा हो गए, या तो किडनी सही से सोडियम को नहीं निकाल पा रहा है। इन दो कारण की वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, ब्लड में सोडियम के अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे ब्लड में सोडियम बढ़ जाता है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वाटर भी अंदर चले जाता है, और वाटर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बढ़ जाएगा। जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा ब्लड का, तो हार्ट में प्रीलोड बढ़ जाएगा, प्रीलोड के साथ साथ स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ऐसे कार्डियक आउटपुट बढ़ गए तो हमको हमारी फॉर्मूला क्या है, बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस। जैसे कार्डियक आउटपुट का बढ़ गया तो क्या होता है, बीपी भी बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमको इधर बीपी देखने को मिलता है। ये कॉजेस और उसका क्या किस प्रोसेस की वजह से, पैथोजेनेसिस के हमको हाइपरटेंशन हो रहा है। और सेकेंड टाइप है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं हमको रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना मोर देन 3 ड्रग्स दिए हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, तब हम बोल सकते हैं ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ये रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है। हमको इसका कॉजेस और जो भी इसके अंदर आता है उसको याद करने के लिए एक सिंपल सा है, रीनाल्स, RENALS। ये है हमारी निमोनिक। पहले RENALS,
ये लाइन वाइज जाता है, रीनल्स है। पहले देखते हैं हमको आर में क्या है, रीनोवैस्कुलर डिसीजेस। रीनोवैस्कुलर डिसीजेस मतलब क्या होता है, ये क्रोनिक किडनी डिसीजेस जो भी होता है ना, रीनोवैस्कुलर मतलब जो भी वेजल्स रीनल सिस्टम मतलब किडनी को देता है, वो वेजल्स का कोई भी डिसीज़ हो या तो क्रोनिक किडनी डिसीज़, इन दोनों की चीज़ में क्या होता है कि रीनल आर्टरी डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाता है। किडनी डैमेज होने की वजह से ना जीएफआर बढ़ जाता है। जीएफआर बढ़ गए उसके साथ साथ क्या होता है, आईआर बढ़ जाता है। ये बढ़ गए तो एंजियोटेंसिन का ये हमारी साइकिल आरएआर सिस्टम बढ़ गए तो ये क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। ये रीनोवैस्कुलर कॉज की वजह से कैसे बीपी बढ़ा। और सेकेंड कॉज देखते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में दो चीज़ होता है मेनली, थायराइड और एड्रेनल, इन दोनों की वजह से ये हाइपरटेंशन होता है। पहले देखते हैं थायराइड। थायराइड में क्या होता है, जब भी T3 T4 की लेवल बढ़े या ना T3 T4 की लेवल डिक्रीज हो, दोनों के कारण में हमको ये हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। पहले देखते हैं अगर T3 T4 बढ़ गया, T3 T4 बढ़ गए तो ये ना ये T3 T4 ना हार्ट के ऊपर भी एक्ट करता है और ये क्या करता है कि हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गया, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और दूसरा है T3 T4 कम हो गया। T3 T4 कम हो गए तो क्या होगा, ये ना ब्लड वेजल्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देगा ये T3 T4। जब नॉर्मली होता है ये T3 T4 ना ब्लड वेजल्स को डायलेट रखता है। जैसे ही ये T3 T4 कम हो गया तो डायलेट रखने की कोई चीज़ है नहीं, तो ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। जैसे ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उसका हम कैसे देख सकते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे ये ऊपर नीचे होने के कारण सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड में तीन चीज़ की वजह से हमको बीपी देखने को मिलता है। पहले जब भी ये एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज हो जाए उसके वजह से ये सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाते हैं, जैसे कि हम ऊपर देखा था उसके हिसाब से हमको बीपी बढ़ जाता है। फिर आता है कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाए जैसे कि काशिंग सिंड्रोम में, और नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंक्रीज हो जाए जैसे कि फिनोक्रोमोसाइटोमा की जैसे। इन तीनों कंडीशंस में हमको क्या देखने को मिलेगा, बीपी बढ़ जाएगा, ये सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से या किसी और की रीज़न से वजह से। और नेक्स्ट देखते हैं एन का क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। ये न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस में पहले क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हो उसके वजह से ना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर और काशिंग्स ट्रायड बोलते हैं कि काशिंग्स ट्रायड क्या होता है, हाइपरटेंशन हार्ट रेट कम हो जाता है और बीपी बढ़ जाता है और इरेगुलर रेस्पिरेशन, इन तीनों का हम बोलते हैं काशिंग्स ट्रायड। ये जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है ना तो काशिंग्स ट्रायड देखने को मिलेगा। वो काशिंग्स ट्रायड में एक ये भी चीज़ है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस की वजह से भी हमको बीपी बढ़ेगा। फिर आता है ए मतलब क्या है, आयोटिक डिजीजेस। आयोटिक डिजीजेस पहले क्या देखता है कि कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा, जो भी नैरो ऑफ द आयोटा मोस्टली आफ्टर द लेफ्ट सबक्लेवियन। जब भी ये जो आयोटा हार्ट से बाहर आता है ना, जैसे ही बाहर आई ये सब क्लेवियन को, लेफ्ट सब क्लेवियन को सप्लाई कर दिया। जैसे ही लेफ्ट सब क्लेवियन को सेपरेट कर दिया, ये ना बहुत ही नैरो वेव बना देता है, उसको बोलते हैं नैरो ऑफ आयोटा मोस्टली आफ्टर लेफ्ट सबक्लेवियन। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ है ना उसका बीपी, मतलब ये जो इधर तक ये जो सप्लाई कर रहा है अपर एक्सट्रीमिटीज़ का बीपी वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर बहुत सारा है, क्योंकि इधर बंद हो गया मतलब इधर ज़्यादा ही हो जाएगा ना, तो इधर ज़्यादा हो गया, इधर का फ्लो कहाँ जा रही है, अपर एक्सट्रीमिटीज़, तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर इधर से नीचे नहीं जा रहे हैं ब्लड फ्लो नीचे नहीं जा रही है तो हमको इधर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का बीपी बहुत ही कम देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आता है लिटिल पीपल, एल।
रीनाल एल। लिटिल पीपल क्यों कहा इसमें, क्योंकि ये ना प्रेगनेंसी का प्री एक्लैम्पशिया कंडीशन किसको बोलते हैं, मतलब ये जो प्रेगनेंसी की कंडीशन है ना, उसमें ना ईडिमा, प्रोटीनूरिया और हाइपरटेंशन तीनों साथ में देखने को मिला तो उसको बोलता है प्री एक्लैम्पशिया। इसके फॉरवर्ड होके वो एक्लैम्पशिया वगैरह आ गया, उसको बोलता है वो ना सीजर्स वगैरह देखने को मिला, कन्वल्जन्स, उसको एक्लैम्पशिया बोलते हैं। ये ना उसका पहले स्टेज प्री एक्लैम्पशिया, इसमें ना एडिमा, प्रोटीनूरिया और हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ये ना कब होता है अपना, और दूसरा ये है कि जब भी ये प्लेसेंटल ब्लड सप्लाई, जो भी बेबी को प्लेसेंटा से ब्लड सप्लाई होता है ना, वो कम हो गया तो वो क्या करेगा, रिलीज वैजो कंस्ट्रिक्टर्स। जैसे ही बेबी को ब्लड सप्लाई कम हो गया तो ये क्या करेगा, पहले वैजो कंस्ट्रक्ट, जैसे बेबी को ब्लड नहीं आ रहा है तो उसको लगेगा कि कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ब्लड वेजल्स को, तो ब्लड वैजो कंस्ट्रक्टर रिलीज़ हो जाएगा, फिर बीपी बढ़ जाएगा। ये बीपी बढ़ने के कारण ये प्री एक्लैम्पशिया हो सकता है। और अगर ऑलरेडी पहले से है और इस कारण की वजह से है और ऊपर से और वैजो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो बिल्कुल ही सप्लाई बंद हो जाएगा और बहुत ही सीवियर कंडीशंस देखने को मिलता है, जैसे कि फीटल डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखता है एसरीनल्स। एस में सब्सटेंसेस जो भी हो ड्रग्स का, जैसे कि कोकाइन, एम्फेटामाइंस, पीसीपीस, कोई भी हो, वो क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को स्टिमुलेट करता है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन को का क्या होता है कि बीपी बढ़ा देता है उसका। फिर नेक्स्ट रीनाल्स, एस। ये ना हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है वो निमोनिक के लिए। और स्लीप एपनिया में क्या होता है कि जब भी नींद में होता है ना तो उस टाइम में हमको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ना ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फिर से एक्टिवेट हो जाता है। ये जैसे कि पहले डिस्कस किया है, एसएनएस को एक्टिवेट हो गया तो वो बीपी बढ़ा देते हैं। तो ये पांच रीजंस है रीनाल्स करके, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण। और उसका ये सब सेकेंडरी क्यों हुआ, क्योंकि पहले उसका रीजंस कुछ अलग ही है, ब्लड वेजल्स में नहीं, जैसे कि आयोटिक डिसीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, प्रेगनेंसी और उसके साथ साथ जो है और सब्सटेंसेस और स्लीप एपनिया। सेकेंडरी, पहले ये हाइपरटेंशन नहीं था, सेकेंडरी इन कारणों की वजह से हुआ था। तो ये है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हमको हाइपरटेंशन की स्टेज में है, कौन से डिग्री में है, ग्रेड का हाइपरटेंशन वगैरह जानना हो तो एक छोटा सा चार्ट है। पहले देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, 120/80। और प्री हाइपरटेंशन, इसको 10 बढ़ाओ, 130 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। और जब ये भी 10 बढ़ गया और ये भी 10 बढ़ गया, लाइक 140 और 90, इसका स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलते हैं। और 140 से ऊपर और ये भी 90 से ऊपर, इसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये है रिस्क है। और लास्ट में देखते हैं हाइपरटेंशन अर्जेंसी, हाइपरटेंशन इमरजेंसी। ये जब भी 140 ये सेकेंड स्टेज है, पर हमको सीवियर केसेस में क्या है 180 के ऊपर और ये 120 के ऊपर देखने को मिलता है। ये दोनों मैक्सिमम सेम ही है, मतलब ब्लड प्रेशर तो सेम है, पर ये 2 टाइप का है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी और अर्जेंसी। ये कैसे डिवाइड होता है कि जब भी ऑर्गन डैमेज हो गए ऑलरेडी तो वो हाइपरटेंशन इमरजेंसी में आता है। जब अभी तक ऑर्गन डैमेज शुरू नहीं हुआ पर इतना ज़्यादा है हाइपरटेंशन, देन उसको हम हाइपरटेंशन अर्जेंसी बोलते हैं। ये 2 डिफरेंस है। और ये है चार्ट। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस जैसे हाइपरटेंशन इमरजेंसी में क्या होता है, ऑर्गन डैमेज हो जाता है, जैसे कि कार्डियो, न्यूरो, रीनल, रेटाइनल, ये सब होता है। पहले हम एक के बाद एक देखते हैं। पहले देखते हैं कार्डियो, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में क्या हो सकता है कि जैसे ही क्रोनिक हाइपरटेंशन हो गया तो उसकी क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से ना आफ्टरलोड जो है वो बढ़ जाता है। जैसे आफ्टरलोड बढ़ गया तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के
ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगी। वो स्ट्रेस निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी, ये लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। जैसे कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर के हाइपरट्रॉफी हो गए तो वो थिकनेस बढ़ जाएगा, फिर स्पेस जो है वो कम हो जाएगा, वेंट्रिकुलर स्पेस जो ब्लड को फिल करना चाहिए वो कम हो जाएगा। जैसे वेंट्रिकुलर स्पेस कम हो गया तो ब्लड कम होगा, ब्लड जो आए ही कम है तो बाहर जाएगा भी कम है, तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमको डायस्टोल हार्ट फेल्यूर देखने को मिलता है। वो उसको हम ये भी बोल सकते हैं HFpEF, मतलब हार्ट फेल्यूर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन। वो प्रिजर्व्ड कितना, एजेक्शन फ्रैक्शन ग्रेटर देन 40। और दूसरा इसकी वजह से ये भी होता है, जैसे कि हम हार्ट फेल्यूर, लेफ़्ट हार्ट फेल्यूर में देखा था, क्या होता है वो बैक फ्लो हो जाता है। जैसे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में बनने के लिए स्पेस नहीं है तो लेफ़्ट ऑरिकल में रह जाएगा, फिर उधर से पल्मोनरी वेंस में चले जाएगा, फिर पल्मोनरी वेंस में प्रेशर बढ़ने की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा का वो ऑर्थोपनिया, डिज़निया, वो सब अलग चेंजेस हमने जो ऑलरेडी डिस्कस किया। आपको देखना हो तो पहले जो वीडियोस हार्ट फेल्यूर वगैरह था उसमें मैं डिटेल में पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट बना के बोला, तो एक बार वो देख लेना। फिर आता है कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस में दूसरा ये है कि एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वो ब्लड वेजल्स है ना, ब्लड वेजल्स के अंदर ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है, उसके वजह से ना ये ब्लड जाने का नहीं होता। ये एथेरोस्क्लेरोसिस जब कोरोनरी आर्टरी में हो गए तो क्या होता है, ऑक्सीजन मायोकार्डियम, कोरोनरी आर्टरी मतलब जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करेगा, जो जब हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा मायोकार्डियम, तो क्या होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर देखते हैं अगर ये कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसे ब्लड नहीं फ्लो हुआ और पेरिफेरल आर्टरीज में ब्लड नहीं फ्लो हुआ तो क्या होता है, लेग का ब्लड वेजल्स है उसका इस्चेमिया हो जाता है, फिर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज और लिम्ब इस्चेमिया देखने को मिलेगा है। और देखते हैं क्रॉनिक ब्लड प्रेशर ना, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की वजह से ये होता है कि शीयरिंग फोर्स जो भी होता है वो बढ़ जाता है। वो ब्लड प्रेशर जितना होना है उससे ज़्यादा है हाइपरटेंशन, और वो भी क्रॉनिक बहुत देर से है तो क्या हो जाता है, वो आयोटिक वॉल जो होता है ना ब्लड वेजल्स का वो बहुत वीक हो जाता है ये शेयरिंग फोर्स के वजह से। तो ये क्या है, हम आयोटिक डायसेक्शन, जो आयोटिक वॉल डैमेज वगैरह, आयोटिक डिसीजेस देखा ना हम उस वीडियो में हमने डिस्कस किया आयोटिक डायसेक्शन और आयोटिक एन्यूरिज्म, क्योंकि ये शेयरिंग फोर्स ना वॉल को बहुत वीक कर देता है और इन दोनों में कोई भी कंडीशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस। इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जब ब्लड, ये जो चीज़ है ना वो ना ब्लड वेजल्स जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं, जैसे कि कैरोटिड वेजल्स हैं, वो उस चीज़ के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो उसको हम बोल सकते हैं कैरोटिड स्टेनोसिस। उसके वजह से क्या होता है, एंजियोस्टेमिक अटैक ये हो सकता है। और जैसे कि सेरेब्रल कैरोटिड में हुआ तो TIA होगा और सेरेब्रल आर्टरी में होगा तो CVA हो जाएगा, इसमें उसके कारण से डेथ भी हो सकता है, हमने ध्यान नहीं दिया तो। फिर आता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ना ये ब्लड वेसल ना रप्चर होगा। वो रप्चर भी कहाँ है, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज और सब एरेक्नॉइड हेमरेज का ही, ये एरेक्नॉइड स्पेस में के नियर या सेरेब्रल की इंट्रा सेरेब्रल कोई भी जगह सेरेब्रम में या ब्रेन में कोई भी जगह हो जाएगा तो क्या हो जाए, हेमोरेजस आ जाएगा। और तीसरा है रीनल डिसीजेस। रीनल जैसे कि हमने कॉजेस में देखा वो कॉजेस भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। जैसे देख BP बढ़ जाएगा, जैसे BP बढ़ जाएगा तो GFR बढ़ जाएगा, तो कि ब्लड जो आ रहा है वो ज़्यादा होगा तो उसका रेट भी ज़्यादा ही होगा ना GFR का, तो GFR बढ़ जाएगा। GFR जैसे ही बढ़ जाएगा एक हो सकता है थिकनिंग और स्क्लेरोसिस। जैसे इधर ना ये आफ्टरलोड बढ़ने की वजह से हार्ट में हाइपरट्रोफी हुआ, ऐसे ही इधर GFR और इधर रीनल में बढ़ने की वजह से थिकनिंग या स्क्लेरोसिस ऑफ द एफरेंट आर्टरी हो सकता है। जैसे ही ये स्क्लेरोसिस हो गया तो ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस में कम हो जाएगा, जैसे ये कम हो जाएगा इस्चेमिया हो जाएगा। फिर रीनल इंजरी, वो रीनल इंजरी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है या तो क्रॉनिक किडनी डिसीज भी हो सकता है।
और दूसरा ये है कि इधर भी ब्लड वेसल को रप्चर हो सकता है। वो रप्चर ना क्या हो सकता है कि अगर ब्लड ये एफरेंट और ग्लोमेरुलस के आसपास का ही हो गया है तो क्या होता है, ये ब्लड ना ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाएगा। तो हमको ग्लोमेरुलस से अंदर आ गया तो फिल्ट्रेशन में चला जाएगा, फिर यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटूरिया। फिर नेक्स्ट देखता है रेटाइनल डिसीजेस। रेटाइनल डिसीजेस में क्या होता है कि रेटाइनोपैथी का 4 ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 2 3 4। क्या होता है कि पहले हमको कुछ नाइकिंग जैसे दिखता है, फिर वेजल्स कंस्ट्रक्टेड ऐसे हमको देखने को मिलता है रेटाइना में। फिर एन्यूरिज्म्स एंड हेमोरेजेस, कई एन्यूरिज्म बल्जिंग वाला दिखता है, कई हेमरेज वो रप्चर होके बाहर हेमरेज जैसा भी दिखता है। और लास्ट स्टेज है पैपिलोएडिमा। ये रेटाइनल डिसीजेस का कॉम्प्लिकेशन। फिर आता है डायग्नोसिस कैसे करें। बीपी पहले दोनों आर्म्स का लेना चाहिए हमको डिफाइन करने के लिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया अपर एक्सट्रीमिटीज़ का ज़्यादा होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का कम होता है। जैसे कि ये लोकेशन पता चलने के लिए भी लेफ़्ट और राइट ये सब देखने के लिए मिलेगा जब हम बीपी बोथ आर्म में लेंगे। फिर उसके बाद हमको स्टेज डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हाँ मैंने प्री हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2 और इमरजेंसी और अर्जेंसी का जैसे मैंने बोला वो डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें आगे ट्रीटमेंट करता है। फिर रीचेक करना, अगर हम कंफर्म हुआ तो ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 140 के ऊपर ऐसा आ रहे हैं, एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। एक या 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के अंदर तो करना ही पड़ेगा। ये फिर से बीपी ज़्यादा ही एलिवेटेड, पहले से एलिवेटेड या ज़्यादा, ये दोनों कंडीशंस में आ रहे हैं तो हम कंसिडर कर सकते हैं ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है। और उसके साथ साथ जब हाइपरटेंशन डिक्लेयर कर दिया, अब ऑर्गन्स को भी देखना पड़ेगा और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो हाइपरटेंशन क्राइसिस में है कि हाइपरटेंशन इमरजेंसी में है। सॉरी इमरजेंसी में है क्या अर्जेंसी, वो उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन क्राइसिस। और एक होता है कि वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये होता है कि जब कोई पेशेंट्स का ना वो हॉस्पिटल के अंदर आते ही डर स्ट्रेस की वजह से ना क्या होता है कि हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। तो इन लोगों के लिए ना हम एक बार कंफर्मेशन के लिए हाइपरटेंशन का टेस्ट जो बीपी घर पे भी देख लेते हैं, वो मैनुअल या कोई भी अभी बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से देख लेता है। वो एक बार घर पे भी एट होम ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत कॉमन होता है। कोई हमको देख के पता चल जाता है और उन लोगों के सिम्टम्स भी ऐसे होता है कि हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद भी उसको घबराहट हो रहा है और ये सब बोलते हैं वो लोग। तो एक बार कंफर्मेशन के लिए ये वाइट कोट हाइपरटेंशन है कि ना वो भी हमको देखना पड़ेगा। फिर आता है ट्रीटमेंट में पहले क्या है, नॉर्मल बीपी, और बीपी नॉर्मल है फिर भी हमको बोलना है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही है। बीपी जितना भी हो पहले हमको बोलना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही है। और प्री हाइपरटेंशन केस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, उन लोगों को भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोलना है और जो भी है एडिक्शंस या हैबिट्स है वो सब छूटाना है। फिर आता है स्टेज 1 में इसमें भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलना ही है। और उसके साथ साथ कोई भी रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस या स्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिसीज़ेस का, तो उन लोगों को हमने रीचेक करते हैं। रीचेक के साथ साथ मेडिसिन भी कभी कभी प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, जैसे कि ACE इनहिबिटर्स, ARBs होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब। और स्टेज 2 में क्या होता है, डायरेक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस, वो तो पक्का करना पड़ेगा, कोई भी स्टेज हो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ हम हाइपरटेंशन के ड्रग्स चालू कर देते हैं। और हम देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बेस्ड ऑन द कोमॉर्बिडिटी, जैसे कि साथ में जो भी डिसीजेस है उसके साथ साथ हम हमारे हाइपरटेंशन की मेडिसिन कैसे चूज़ कर सकते हैं। पहले पोस्ट MI, अगर MI के बाद हाइपरटेंशन की मेडिसिन देना तो प्रेफरेंस क्या है, बीटा ब्लॉकर्स के जैसे मेटोप्रोलोल और कैवेडियोलॉल। और दूसरा आता है ACE इनहिबिटर्स और ARBs। फिर हार्ट फेलियर में भी सेम है, बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स और ARBs। उसके साथ साथ हार्ट फेलियर में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी देते हैं हम।
फिर आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। इसमें भी क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स और ACE इनहिबिटर्स देते हैं। उसके साथ साथ ना कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स जैसे कि आइसो डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट्स दे सकते हैं। फिर फोर्थवा आता है वो एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि मेटोप्रोलोल कार्वेडोल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर कोई भी डायबिटीज़ या क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, इन दोनों कंडीशंस में हमको ACE इनहिबिटर्स और ARBs देते हैं। और प्रेगनेंसी की कंडीशन में ना हाइड्रोलाजाइन देते हैं। और हाइड्रोलाजाइन जैसे कि एल्बिटोलॉल, निफिडेपिन, मेथल्डेपेन ये देते हैं हाइड्रोलाजाइंस में। और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपको पता है ना, वो बोन्स का वीक होना, उसमें हम क्या देता है, थायाजाइड्स। और नेक्स्ट आता है BPH में हमको अल्फा-1 एंटागोनिस्ट देता है। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोल रही हूँ। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है, जब भी COPD, आस्थमा और एक्यूट हार्ट फेल्यूर, ये 3 कंडीशंस में ना कभी हम बीटा ब्लॉकर्स को नहीं देना है। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स AHD में नहीं देने का। और ACE इनहिबिटर्स और ARBs और एंटागोनिस्ट, अल्फा-1 एंटागोनिस्ट किस में नहीं देने का, एक्यूट किडनी डिसीजेस और हाइपर कैलेमिया। इन तीनों का ये 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। ये कोमॉर्बिडिटी के साथ कौन सा मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कौन से स्टेज के हिसाब से हम शुरू करते हैं मेडिसिन, ये है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक हाइपरटेंशन विथ टाइप्स, उसका कॉजेस और उसका पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टेजेस और कोमॉर्बिडिटी के साथ कौन सा दवाई देना है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये सब हमने आज डिस्कस किया है। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और ये है कि मैंने जितना मुझे आता है वो ब्रीफ में डिस्कस किया, पर ये पूरा टॉपिक नहीं है। एक बार आप बुक खोल के पढ़ो, फिर ये देखने के बाद एक बार भी बुक खोला ना तो आपको क्लियरली समझ में भी आ जाएगा और 2 बार आपको पढ़ने की वजह से मेमोरी भी अच्छा हो जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।